नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। बहुत ही लंबे समय के बाद आपकी ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज फिर से प्रारंभ हो गई है और अब पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज को बीच में बंद ना किया जाए। आप लोग अपना वैसा ही सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए जैसा आप लोगों ने हमारा शुरू से सपोर्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, जलवायु परिवर्तन के प्रति उष्णकटिबंधीय वनों की सुभेद्यता से संबंधित है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उष्णकटिबंधीय वनों पर किस प्रकार से पड़ रहा है। चलिए तो देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एक अध्ययन के अनुसार उष्णकटिबंधीय वन कार्बन और जल चक्र की अपनी क्षमता को धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खो रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की सुभेद्यता मापने की नई ट्रैकिंग प्रणाली को उष्णकटिबंधीय वन सुभेद्यता कहा जाता है। इस सूचकांक को दुनिया भर में वर्षा वनों के लिए आधार रेखा माना जाता है। याद रखिएगा, यह सूचकांक जलवायु और भूमि उपयोग के प्रति वैश्विक वर्षा वनों को ट्रैक करने की सुभेद्यता करता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा भाई, जैसे अमेजोन के वर्षा वन है, ब्राजील वाला जो ब्राजील के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। हाल ही में आपने देखा अमेरिका के जो वर्षा वन है, कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, तुर्की के जो वर्षा वन है, इन सभी में क्या हुआ है, जो कार्बन सोखने की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है और ये जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब इनमें जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो गई है, इनकी जो क्षमता होती है वो कम होती जा रही है। तो उसको ट्रैक करने के लिए किस इंडेक्स को जारी किया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन सुभेद्यता सूचकांक को। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश की लैंडस्केप आर्किटेक्ट रॉबर्टो बर्ल मार्क्स के पुराने मकान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, ब्राजील। ब्राजील की है ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट रॉबर्टो बर्ल मार्क्स। हाल ही में ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध रियो डी जेनेरियो को नया अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है। यूनेस्को ने यहाँ स्थित लैंडस्केप आर्किटेक्ट रॉबर्टो बर्ल मार्क्स की पुराने मकान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल जो हैं, पहले नंबर पर चाइना के हैं और दूसरे नंबर पर इटली के हैं। और इसकी जो लिस्ट जारी होती है, मतलब किस देश के पास कौन से, तो भारत वर्तमान में ब्राउन लिस्ट में शामिल हो गया है। ब्राउन लिस्ट का मतलब ये होता है कि भारत के पास 40 से अधिक यूनेस्को स्थल हो गए हैं। ओके, अभी आप लोगों ने सुना होगा जो गुजरात का धोलावीरा है वो बना है क्या आपका 40वां यूनेस्को स्थल, और रामप्पा मंदिर जो है वो है तेलंगाना का, तो वो बना है यूनेस्को का 39वां स्थल भारत में। तो याद रखेंगे ये सभी पॉइंट आप यहाँ से। क्लियर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूनेस्को डे कब मनाया जाता है और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? ओके, देखिए ये हर वर्ष अलग अलग होता है। जनवरी से दिसंबर के मंथ में जो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधन है उसका मनुष्यों के द्वारा कितने समय में उपयोग किया जा चुका है, जो एक वर्ष के थे उन संसाधनों का हमने कितने समय में उपयोग कर लिया है, इसे क्या नाम दिया गया? अर्थ ओवरशूट डे नाम दिया गया है। तो ये 2021 में कब मनाया गया? 29 जुलाई को। और 2020 में ये मनाया गया था कब? 22 अगस्त को। ओके, तो देख लेते हैं अर्थ ओवरशूट डे के बारे में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे को 29 जुलाई को वापस स्थानांतरित किया है। मतलब ये डेट हर वर्ष बदलती रहती है, कोई एक निश्चित डेट नहीं है, आपको याद रखना है। यह दिवस ऐसी तारीख को इंगित करते हुए मनाया जाता है जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह उपभोग कर लेता है। जिस तरीके से आपको पूरे एक वर्ष के लिए उपभोग के लिए दिया गया जनवरी से दिसंबर, लेकिन
जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या कर लिया है, जो 1 वर्ष के आपके प्राकृतिक संसाधन थे उनका उपयोग हम जुलाई में ही कर चुके हैं। ओके, मतलब प्रकृति जो हमें प्रदान कर रही है हम उससे कई गुना उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे हमारे जो संसाधन है उनमें तेजी से क्या होता जा रहा है, मतलब उनकी हानि होती जा रही है। यहाँ ऐसी प्राकृतिक वस्तुओं और सेवाओं का जिक्र किया गया है जो पृथ्वी द्वारा किसी एक विशेष वर्ष में पुनर्जीवित की जा सकती हैं। भाई देखिए, वर्षा हर वर्ष होती है। ओके, जैसे कोयला निर्माण है, ये भी कोयला निर्माण भी क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद होता है। प्रकृति पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है ये एक निश्चित समय में क्या हो जाती हैं, अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर लेती हैं। तो ये जो इनके पुनर्जीवित होने की स्थिति है, इससे हम 7 गुना तेजी से क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं। तो इसे ही क्या नाम दिया जाता है, अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गंगा बेसिन में जल संवेदनशील शहरों के निर्माण पहल निम्न में से किस कार्यक्रम मिशन के तहत प्रारंभ की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नमामि गंगा मिशन के तहत प्रारंभ की गई है। ये पहल क्या है, ये देखते हैं। यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा की गई है। इस पहल का उद्देश्य नमामि गंगा मिशन को राष्ट्रीय फ्लैगशिप शहरी अभियानों के साथ सम्मिलित करना है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा बेसिन में जल संवेदनशील शहरों के निर्माण पर एक नई क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा बेसिन शहरों में बेहतर नदी स्वास्थ्य के लिए स्थायी शहर में जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। प्रॉपर जब जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट होगा तो गंगा किनारे स्थित जो शहर हैं वहां पर नदी की जो जीवन रेखा है वो क्या हो जाएगी, एक लंबे समय तक बढ़ जाएगी। अदरवाइज जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो क्योंकि किनारे वाले जो शहर होते हैं वहां पर नदियों में प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक देखी जाती है। तो ये प्रोग्राम गंगा किनारे स्थित जो शहर हैं उनके जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 18 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? नेल्सन मंडेला डे। और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 में कई देशों ने रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार 2022 तक लगभग 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा एक साथ मिलकर बाघों की संख्या को दुगना करने का निर्णय लिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और इसकी थीम क्या है? उनका भविष्य हमारे हाथों में है। किनका? टाइगर का। तो ये आप थीम भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा धोलावीरा से संबंधित गलत कथन का चयन करें। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। यह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह 5वां बड़ा महानगर है। यहाँ पर ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, क्योंकि ये सभी क्या हैं? सही हैं, गलत कोई नहीं है। क्लियर है। तो देख लेते हैं यहाँ पर धोलावीरा क्यों चर्चा में रहा। यूनेस्को द्वारा गुजरात के धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। भारत में कुल विश्व विरासत स्थल कितने हो गए हैं? 40 हो गए, याद रखेंगे, जिसमें 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित श्रेणी में शामिल है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, रामा नहीं है ये, रामप्पा मंदिर देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है, जबकि 40वां विश्व धरोहर स्थल गुजरात का धोलावीरा बना है। धोलावीरा का किससे संबंध है भाई? हड़प्पा सभ्यता से या मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से सभ्यता से या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। ये एक बहुत बड़ा महानगर है उस प्राचीन सभ्यता का। पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदाड़ो, गनबेरीवाला, हड़प्पा, ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में। और भारत के हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां बड़ा महानगर है, जिसे अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने चीन की पूर्वी सीमा पर सिक्किम, भूटान, तिब्बत, ट्राइन जंक्शन के करीब
अपने नवीनतम बहुउद्देशीय राफेल लड़ाकू जेट विमानों को तैनात किया है। इससे संबंधित गलत कथन का चयन करें। राफेल लड़ाकू विमान को 2001 में लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण फ्रांसीसी एविएशन कंपनी डसॉल्ट के द्वारा किया गया है। राफेल एक फ्रांसीसी 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको गलत का चयन करना था और ये सभी क्या है, सत्य कथन हैं। किससे जुड़े हुए? राफेल विमान से जुड़े हुए। हाल ही में भारत ने सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन के करीब नवीनतम बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट विमान राफेल को तैनात किया है। इस विमान को 2001 में फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह 2 इंजनों वाला एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण फ्रांसीसी वायुसेना और फ्रांसीसी नौसेना में कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। भारत के साथ ही फ्रांस, मिस्र, कतर ने राफेल को अपनी सामरिक रणनीति में शामिल किया है। कौन कौन से 4 देश हैं? फ्रांस, मिस्र, कतर और भारत चौथा देश बना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, किस रिपोर्ट को जारी किया जाता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहा जाता है। ओके, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका गठन 1945 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था। इसकी स्थापना का इसी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि IMF का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में IMF में कुल सदस्य देश कितने हैं? 189 है। ओके, कितने हैं? 189। भारत IMF में F होगा। IMF में सदस्य कब बना? 27 दिसंबर 1945 को बना। क्लियर है? याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि IMF का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, मंडल आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, OBC के आरक्षण से संबंधित है मंडल आयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलियर की क्या परिभाषा है भाई? देखिए, OBC में भी क्या है, कुछ लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो इसमें जो जिनकी 6 लाख से अधिक की इनकम है, कितनी वार्षिक इनकम है, उन्हें क्या माना जाता है? OBC में क्रीमीलियर माना जाता है और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन ये कोई निश्चित परिभाषा, निश्चित मानदंड नहीं है। ओके, क्रीमीलेयर को परिभाषित करने के मानदंडों को संशोधित करने का प्रस्ताव संसद में लंबित है। इसकी परिभाषा में क्या किया जाएगा? बदलाव किया जाएगा। किसमें? क्रीमीलेयर में। सांसदों ने वर्तमान मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के शासकीय कर्मचारियों को कंसिक्वेंशियली सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। क्रीमीलेयर मंडल आयोग को याद रखिएगा, विशेष रूप से बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज ने किस क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भी ओजोन निर्धारित स्तर से अधिक रहता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा दिल्ली NCR में ओजोन का जो स्तर है सर्दियों में निर्धारित से अधिक रहता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज ने पाया है कि दिल्ली NCR में सर्दी के दौरान भी ओजोन निर्धारित स्तर से अधिक रहता है। इसके कारण स्मोग और भी अधिक हानिकारक हो गया है। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, मतलब पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। आप सभी लोग जानते हैं ओजोन परत के क्या क्या फायदे हैं हमारे लिए। भारत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141b के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने में सफल हो चुका है। यह किसके उपयोग में आता था? फॉर्म निर्माण में इसका उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के HCFC के बाद ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे शक्तिशाली रसायनों में से एक है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा आई मिशा नामक योजना तैयार की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट आई मिशा नामक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग की सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना है। यह सोशल ऑडिट राज्यों की सोशल ऑडिट इकाइयों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। तो याद रखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आई मिशा योजना प्रारंभ की गई है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। नेक्स्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस लेक्चर या इससे पहले कि किसी भी लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी विथ नीलम के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। यह डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण होगा? 12वां संस्करण होगा। इससे पूर्व 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था डिफेंस एक्सपो। इसमें भारत के जो डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां हैं वो अपने डिफेंस के जो हथियार हैं उनको प्रदर्शनी करती है, जिससे दूसरे देशों में हम हथियारों को बेच सकें। ठीक है, इसकी जो टैगलाइन है या थीम क्या होगी? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्लियर है, याद रखेंगे। कौन है हमारे रक्षा मंत्री वर्तमान में? राजनाथ सिंह है। और उनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? तो लखनऊ ही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात करने में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है? सऊदी अरब आता है। 2020 के आधार पर यह रिपोर्ट 2021 में जारी की गई है। जबकि सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है, जबकि प्रथम स्थान पर सैन्य खर्च में क्रमशः अमेरिका पहला और चीन का स्थान दूसरा आता है। ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ष 2021 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए साइरस पूनावाला को चुना गया है। कौन है साइरस पूनावाला? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? आदार पूनावाला है। कौन है? आदार पूनावाला है, जिन्हें कुछ धमकियां मिल रही थी, अब वर्तमान में ये ब्रिटेन में रह रहे हैं। राष्ट्रीय विषाणु अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? तो ये पुणे में मिलेगा। हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली, ठीक है, किसमें? हॉकी में पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई है? वंदना कटारिया बन गई है। इन्होंने 3 गोल एक साथ किए हैं। क्लियर है, याद रखेंगे आप। ओलंपिक 2020 में हो 2021 के रहे हैं, लेकिन ये जो संस्करण है 2020 में होना था। कहाँ हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है। ओलंपिक का ये कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है। ओके, कहाँ हो रहा है? जापान की कैपिटल टोक्यो में हो रहा है। वेटलिफ्टर कौन? मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में अभी तक रजत पदक जीता है। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2021 से सुष्मिता लेंका को सम्मानित किया गया। क्यों? इन्होंने जो पेंगोलिन होता है उसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए। अनामिका को हिंदी साहित्य पुरस्कार इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। ओके, किसको दिया गया? अनामिका को। हाल ही में इंटेल कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल को शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इंटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। कहाँ की गई थी? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? पैट गेल्सिंगर हैं। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर देश का पहला, जहां पहला आए वहां आपको फोकस करना होता है क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन विकसित किया है रक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 बाघ रिजर्व को CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्रदान की। कितने टाइगर रिजर्व को? 14 को। वर्तमान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है देश में? 52। और 52वां कौन सा है? रामधर विषधारी। कहाँ पर है ये? रामगढ़ विषधारी। तो ये है राजस्थान का जो बना है हमारे देश का
52वां टाइगर रिजर्व। ओके, तो इसमें से कुल 14 को क्या दिया गया है, CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है। तो कौन कौन से हैं, मानस, काजीरंगा, औरंग ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है असम के, वाल्मीकि बिहार, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, पैराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व MP। इन सभी 14 को क्या दिया गया है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश में सबसे ज्यादा 526 टाइगर हैं। ओके, और टाइगर दिवस हम देख चुके हैं, 29 जुलाई को हाल ही में मनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आपकी जो लेक्चर सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की, ये कंटिन्यू रहेगी, और इसके साथ ही जो आपकी सीरीज थी MP करंट अफेयर्स की और MP GK की, ये सीरीज भी कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, तो सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।